नमस्कार साथियों, आप सभी का विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम आपके आर्मी जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती 2024 है उसमें फिजिक्स के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रबल संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हु गैव दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट विकल्प आपके सामने है चार्ल्स न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, ठीक है। सेकंड है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। सी ऑप्शन है आइजैक न्यूटन और डी है जॉन एडमस, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, आपको पूछा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो उनका नाम आता है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी होगा। गलती से भी आपको चार्ल्स न्यूटन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। आपको न्यूटन साहब का पूरा नाम याद रखना है। उनका नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। अब ध्यान से समझना, अपन और बातें करते हैं कि न्यूटन साहब ने ये नियम कब दिया, ठीक है। तो न्यूटन साहब की 1686-87 में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है भाई? प्रिंसिपिया। और उस पुस्तक में वो दो टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है आपके गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बताते हैं। और दूसरा, इस पुस्तक में आपके न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बताते हैं। न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बताते हैं। तो अब आपको ये दोनों बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूटन साहब ने सन 1686-87 में इनकी एक पुस्तक आती प्रिंसिपिया, और उसमें वो गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बताते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपको पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? गुरुत्वाकर्षण यानी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बारे में हमें बताता है। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बताता है। और इसके अनुसार हमें दोनों पिंडों के द्रव्यमान दिए होने चाहिए और बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तब अपन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी है और अच्छी तरह पढ़नी है, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन के हिसाब से पढ़ के जाना है, जिससे आपका टॉपिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपके अंदर जो सब्जेक्ट का डर है वो दूर हो जाएगा। और निश्चित तौर पर आप आर्मी जीडी की जो भर्ती है उसमें क्वेश्चन सही करोगे और सफलता अर्जित करोगे। और जो आपने सपना देखा है कि मैं इंडियन आर्मी की वर्दी पहनूं, वो आपका सपना साकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? इक्वल साइड पीस ऑफ वुड, आयरन एंड वैक्स आर ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द सेम हाइट, विच पीस विल रीच द अर्थ सरफेस फर्स्ट। आपको पूछा गया है कि तीन टुकड़े हैं, एक आपके लकड़ी का है, एक लोहे का है और एक मोम का है, ठीक है। तीनों के आकार समान है और उनको एक ही ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? विकल्प आपकी इस प्रकार है। पहला विकल्प है लकड़ी वुड, बी है मोम वैक्स, सी है लोहा आयरन और डी है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। एवरीवन विल रीच टुगेदर। तो बताओ भाई, फटाफट बता दो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको पूछा है कि तीनों में से कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पहुंचेगा, तो कौन सा पहला पहुंचेगा? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा
सभी एक साथ पहुँचेंगे, सभी एक साथ पहुँचेंगे। एवरीवन विल रीच टुगेदर। सर इसका ये उत्तर कैसे बना? आराम से समझना। हमने जब क्लास में गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ा उस दिन हमने एक जी का फॉर्मूला पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का एक फॉर्मूला पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, जिसका पृथ्वी की सतह पर जो मान है वो आपके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? वो पढ़ा था जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे बात की थी कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो गुरुत्वीय शर्त स्थिरांक कैपिटल जी, ग्रह के द्रव्यमान कैपिटल एम और ग्रह की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। आर पर निर्भर करता है। इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी स्मॉल एम नहीं आ रहा। स्मॉल एम कौन है? फेंकने वाली वस्तु का द्रव्यमान। अर्थात अपन कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी है वो स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करता है, फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी है वो फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसका फेंकने वाली वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। ठीक है, आगे बात समझे, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि अपन उसको किस ग्रह पर फेंक रहे हैं, अपन उसको किस ग्रह पर फेंक रहे हैं, ये सारा खेल उसका है। तो अब अपन को मेरे को बताओ कि जो तीनों वस्तुएं हैं इनका द्रव्यमान का जी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक ही ऊंचाई से आप फेंक रहे हो। ठीक है, चाहे एक लकड़ी हल्की हो, लोहा आपके भारी हो और मोम और भी हल्का, उससे कोई लेना देना नहीं है। तीनों के लिए जी क्या रहेगा? समान। और जब जी समान रहेगा तीनों एक ही समय पर एक साथ नीचे पहुंचेंगे। आगे बात समझे, कोई इसका कारण पूछ ले ये तीनों एक साथ क्यों पहुंचे, तो आपको उत्तर देना है गुरुत्वीय त्वरण जी है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को अपन एक ही ऊंचाई से फेंके तो वो एक ही समय में समान समय में नीचे पहुंचते हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर का भार होता है द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी हिज। फर्स्ट विकल्प है ध्रुवों पर अधिकतम, फर्स्ट विकल्प है आपके ध्रुवों पर अधिकतम, मैक्सिमम एट द पोल्स। अगला है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, द सम एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अगला है विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैक्सिमम ऑन बाउंड इक्विटेटर। ठीक है, अगला है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, मोर इन द माउंटेन्स देन इन द प्लेन्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि किसी मानव शरीर का भार कहाँ पे जो आपको विकल्प दे रखा है उस विकल्प में कौन सी स्थिति सही है। तो अपन बात करते हैं ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु या अपने शरीर का भार ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। आगे बात समझे, पृथ्वी सतह पर सब जगह पर समान नहीं रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, भाई विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई? न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला बात करा मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। नहीं भाई, ऊंचाई बढ़ने पर जी है वो घटता है, जिससे भार में क्या आती है? कमी आती है। ये गलत बोल रहा है तो ये भी हो गया गलत। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? ए है। ये जो भार का जो क्वेश्चन आता है या गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में जो प्रश्न आता है उसको अपने कंसेप्ट से समझ सकते हैं। देखना कंसेप्ट क्या, मैं सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ साथियों। जैसे अपन बात करें कि अपनी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी अंडाकार दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, और ये क्या है? ये अपन मान लेते हैं कि पृथ्वी का ध्रुव है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये बीच में आपकी क्या है? इसकी विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा है, या अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। आ गई बात समझ में? हाँ, अपन और बात करें कि यहाँ पे क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, हाँ हाँ, और पृथ्वी का एक फिक्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, जहाँ तक हम उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। मैं सारी की सारी
कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, भार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, सारी की सारी कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा और उस पूरे क्वेश्चन की जानकारी अपन साथ में पढ़ेंगे। अगली बात समझे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को मजबूत करना है। सब्जेक्ट को इस प्रकार पढ़ना है साथियों कि अगर हमने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया उसको पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। तो अब मेरी बात को आराम से समझना। अपन सारी कहानी में बता रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये बात आप सबको पता है कि पृथ्वी सतह पर सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको पता है। हाँ, इसके अलावा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर या पृथ्वी सतह से गहराई में जाने पर, दोनों स्थितियों में जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि ध्रुवों पर या पोल्स पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम अधिकतम होता है, और युष्ट रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जी जीरो कहाँ होता है, तो जी जीरो होता है अंतरिक्ष में, और जी जीरो कहाँ होता है, आपके केंद्र में। अगर ये बात समझ तो सारी की सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए भाई यहाँ पे। हाँ, तो अब अपन को भार पूछे तो भार का फॉर्मूला होता है आपके W बराबर mg। ठीक है। हाँ, तो इसके फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, गुरुत्वाकर्षण जी दिख रहा है, और गुरुत्वाकर्षण जी के साथ रिलेशन क्या भार का, फटाफट बताओ भाई, गुरुत्वाकर्षण जी के साथ भार का क्या रिलेशन है, फटाफट बता दो। मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी फॉर्मूले में दो भौतिक राशियाँ एक दूसरे के सीध में दिखती है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है वो समानुपाती संबंध होता है, और समानुपाती संबंध में ये दोनों भौतिक राशियाँ एक दूसरे की अच्छी दोस्त होती है। जैसी घटना इसके साथ होगी वैसी घटना इसके साथ होगी। यदि जी बढ़ता है तो आपके भार भी बढ़ेगा, यदि जी घटता है तो भार भी घटेगा। ठीक है। जी को अगर आप दोगुना कर रहे हो तो भार भी दोगुना हो जाएगा, यदि जी को आधा कर रहे हो तो भार भी आधा हो जाएगा। मतलब जो चीज़ कहीं पे जी मैक्सिमम है तो भार भी मैक्सिमम होगा, यदि जी कहीं पे मिनिमम है तो भार भी मिनिमम होगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको यहीं से पढ़ना है। भार और गुरुत्वाकर्षण दोनों टॉपिक को पृथक अलग अलग नहीं पढ़ना है, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेना है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण जी सीख लिया तो भार के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या भाई। तो जहाँ पे ये जी की स्थिति बन रही है वहाँ पे भार की सेम स्थिति बढ़ेगी। यहाँ पे भार जीरो होगा, यहाँ पे भार जीरो होगा, यहाँ पे भार मैक्सिमम होगा, यहाँ पे भार मिनिमम होगा। ऊंचाई पर जाने पर या गहराई में जाने पर जी घटता है तो भार घटता है। तो सारी की सारी कहानी क्या होगी, सिमिलर होगी। आ गई बात समझ में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, फटाफट दो भाई। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो एक बार आप। इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन क्या पूछा है, बल गुणनफल है। द फोर्स प्रोडक्ट इज। फर्स्ट विकल्प है आपके द्रव्यमान और वेग का, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। सेकेंड है द्रव्यमान और त्वरण का, मास एंड एक्सेलरेशन। सी है आपके भार और वेग का, मास एंड वेलोसिटी। और डी है भार और त्वरण का,
वेट एंड एक्सलेशन। आपको क्वेश्चन पूछा है बल किसका गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, फटाफट बताओ भाई। तो बल किसका गुणनफल है, तो पहले बल का फॉर्मूला आपको आता है ना भाई। बल का फॉर्मूला क्या होता है सर, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। हमारा बल, हमारी ताकत कौन है, हमारी माँ है। कौन है भाई, माँ है। तो F का मतलब हो गया बल, क्या हो गया बल, ठीक है। M का मतलब मास हो गया, मास को अपन बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं द्रव्यमान। A का मतलब हो गया एक्सलेशन त्वरण, क्या हो गया भाई एक्सलेशन त्वरण। अब मेरे को एक बात बताओ, फटाफट बताओ, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बता दो भाई। इस हिसाब से आपका बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। आ गई बात समझ में, हाँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपको बल का ऐसे ही मात्रक पूछे तो आपको क्या जवाब देना है कि इसका ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। इसके अलावा यदि आपको बल का शीर्षपत्ति में मात्रक पूछे तो क्या जवाब देना, फटाफट बता दो भाई। तो बल का शीर्षपत्ति में जो मात्रक है वो डाइन होता है, क्या होता है डाइन। और कभी कभार एग्जाम में आपको न्यूटन और डाइन में रिलेशन पूछा जाता है। एक न्यूटन है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो बल का सूत्र है, जो बल का सूत्र है वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। बल का सूत्र न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। सारी की सारी कहानी आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है क्रीम सेपरेटेड व्हेन मिल्क इज क्रंड, इट हैज़ ए रीजन। इसका क्या कारण है देखना भाई। फर्स्ट विकल्प है गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशन फोर्स, सेकंड है अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, थर्ड है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और डी है आपकी घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरे को बताओ फटाफट कि भाई जो बिलाना मशीन होती है उसमें अपन दूध या दही डालते हैं, दूध या दही डालते हैं और उसमें से जो क्रीम है मक्खन है वो अलग हो जाता है और पीछे आपकी खट्टी छाछ बचती है। इसके पीछे क्या कारण है, फटाफट बता दो भाई। इसके पीछे जो कारण है वो है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब अपन ने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल पढ़े थे वहाँ पे एक बात की थी, क्या बात की थी कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होते क्या है। तो देखना, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से किसी वर्ताकार पथ पे गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अपन अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जिसे अपन अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उस वस्तु पर केंद्र के विपरीत दिशा में, उस वस्तु पर केंद्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपन अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या भाई, हाँ। और ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होता है भाई, दिशा में विपरीत होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके केंद्र से बाहर की ओर बल लगे उसमें उत्तर क्या जाएगा आपके, उसमें उत्तर क्या जाएगा, उसमें आपके जाएगा, उसमें आपके ऊपर जाएगा, एक मिनट रुको भाई, हाँ उसमें आपके उत्तर जाएगा अपकेंद्रीय बल। जहाँ से आपके सेंटर से बाहर की ओर बल लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो जहाँ पे सेंटर से बाहर की ओर बल लगेगा उसमें उत्तर क्या जाएगा, अपकेंद्रीय बल। और बिलोना मशीन में क्या हो रहा है, सेंटर से बाहर की ओर क्रीम जा रही, देखना। इसको जब अपन जैसे मतनी से ऐसे मतते हैं तो सेंटर से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपन क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। आ गई बात समझ में, हाँ। अब आपको इन दोनों बलों का फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों बल परिमाण में समान होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है, इनकी विपरीत होती है। इनका फॉर्मूला आता है F बराबर आपके कैपिटल M V स्क्वायर अपॉन R।
ये आपको याद रखना है। जहाँ पे m क्या है, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है कि वो किस वेग से गति कर रही है, r क्या है, जिस वर्ताकार पथ पे गति करी उसकी क्या है, त्रिज्या है। आ गई बात समझ में? हाँ। इसके अलावा अपकेंद्रीय बल के और उदाहरण आप देखो, आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, यदि किसी वर्ताकार पथ पे आप कार में सवारी कर रहे हो तो अचानक वर्ताकार पथ पे जैसे ही गाड़ी मोड़ते हो तो केंद्र से बाहर की ओर एक धक्का महसूस होता है, बाहर की तरफ आप धक्का महसूस करते हो, उसी के पीछे कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है। आ गई बात समझ में? तो ये सारी की सारी कहानी आपको समझना है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? व्हाट इज द फोर्स एक्सटेंस बाय ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट कॉल्ड? फर्स्ट है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है आपके सामने भार लोड, इसको अपन वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। अगला है आपके द्रव्यमान मास, और डी है वेग वेलोसिटी। ये क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके बराबर होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे को बताओ, जब मैंने भार के बारे में आपको पढ़ा था वहाँ पे बात बताई थी किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन भार होगा। आ गई बात समझे? हाँ। जो बच्चे द्रव्यमान और भार जैसी भौतिक राशियों में कन्फ्यूजन है वो मेरी बात को अच्छे से समझ ले। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु में जितना पदार्थ भर रखा है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, और द्रव्यमान को अपन m से प्रदर्शित करते हैं और इसका ऐसे ही मात्रक kg होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। जबकि उस वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और भार को अपन W से प्रदर्शित करते हैं और भार का जो फॉर्मूला है वो होता है W बराबर mg। क्या होता है भाई? W बराबर mg। ठीक है, जहाँ पे m उस वस्तु का द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। हाँ, इसके अलावा विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि भार का जो ऐसे ही मात्रक है वो न्यूटन होता है। क्या होता है भाई? ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करेगा। भार का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? kg होता है। दोनों में रात दिन का फर्क है। हाँ, इसके अलावा भार आपके एक प्रकार की सदिश राशि है। तो ये सारी की सारी कहानी आप याद रखोगे भाई, क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि भार और द्रव्यमान एक है। एक नहीं है भाई, इसमें दिन रात का अंतर है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। आ गई भाई बात समझ में? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकृति का सबसे प्रबल बल। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर? फर्स्ट विकल्प है आपके गुरुत्वाकर्षण बल। फर्स्ट है आपके गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। सेकेंड है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सी ऑप्शन है दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डी है आपके प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पूछा है प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे प्रबल बल है वो आपके सामने प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि प्रकृति में जो मूल बल है, प्रकृति में जो मूल बल है उनकी संख्या कितनी है भाई? 4 है। उनकी संख्या कितनी है? 4 है। आ गई बात समझ में? 4 कौन कौन से? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है आपके विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। इस विकल्प में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी प्रकृति के मूल बल है। अगर अपन बात करें इन चारों में सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो सबसे प्रबल बल तो है आपके प्रबल नाभिकीय बल। और इन चारों में
सबसे दुर्बल बल की अपन बात करें कि इन चारों में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल बल है भाई गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये सारी कहानी समझ में आनी चाहिए। कोई पूछे कि हमें बताओ सर, हमें बताओ कि परबल नाभिकीय बल क्या होता है, तो नाभिक के अंदर जो प्रोटोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उस प्रतिकर्षण बल को खत्म करने के लिए एक अन्य आकर्षण बल लगता है, एक अन्य आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, परबल नाभिकीय बल कहते हैं। और इसकी जो प्रास है, ये कहाँ किस प्रास तक ये काम करता है, इसकी जो प्रास है वो आपकी जो नाभिक की त्रिज्या है, तो इसकी घात -15 मीटर है। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं फर्मी मीटर तक होती है। इससे अधिक प्रास में ये बल लागू नहीं होता है। ये भी कहानी आपको साथ में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच फोर्स डज द वॉशिंग मशीन वर्क। फर्स्ट विकल्प है आपके सामने अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकेंड है आपके सामने अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपके सी है घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, और फिर आपके सामने गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि वॉशिंग मशीन है वो आपके अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया है, mv² होता है। ठीक है भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का विशेष तौर से ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चनों का बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए भाई, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पर भार 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर कितना होगा। If the weight of an object on the surface of the moon is 60 Newton, then what will be its weight on the Earth's surface? अब मेरे को बात बताओ भाई, इसमें कौन कौन से अगला विकल्प पढ़ लेते हैं। फर्स्ट विकल्प 60 न्यूटन, ठीक है, बी है 6 न्यूटन, और सी है 10 न्यूटन, और डी है 360 न्यूटन। ये जो प्रश्न पूछा है थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। ठंडे दिमाग से पढ़ना और ठंडे दिमाग से सवाल करना। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में उत्तर गलत भर दे और जो आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है उसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहे कि मेरा सिलेक्शन आज हो जाता अगर मैं उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेता। तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना है भाई। कोई भी क्वेश्चन करो उसको ठंडे दिमाग से शांत मन से पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही उत्तर देना है, सीधा उत्तर नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन करते भाई। हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है भाई, फटाफट बताओ। कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और ये आपका चंद्रमा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो पृथ्वी पर यदि गुरुत्वाकर्षण जी है तो चंद्रमा पर जी का 6वां भाग होगा। ये हमें पता है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे जी का 6वां भाग होता है। और अभी मैंने बात की थी कि जैसा जी के साथ होता है, गुरुत्वाकर्षण जी के साथ होता है, वैसा सेम का सेम भार के साथ होता है, भार के साथ होता है। ठीक है भाई, तो भार के साथ होता है। तो भार W है तो यहाँ पे W/6 होता। आ गई बात समझ में? हाँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ध्यान से समझना भाई, पूरे तन मन और धन से समझना। अगर अभी समझ लिया तो ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपके मन में एक प्रशंसा होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आ गया, मैं भी कर दूंगा। वरना अच्छे से नहीं सीखा तो फिर आप क्वेश्चनों से डरोगे कि कहीं वो क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा, वो क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि आपको पृथ्वी की सतह पर भार दे और चंद्रमा की सतह पर पूछे तो आपको क्या करना, 6 का भाग लगाना है। 6 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। ठीक है, यदि आपको पृथ्वी की सतह पर भार दे और चंद्रमा की सतह पर पूछे तो 6 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। आ गई बात समझ में? हाँ। और यदि आपको चंद्रमा की सतह पर भार दिया गया है और पृथ्वी की सतह पर पूछा है, चंद्रमा की सतह पर दिया गया है और पृथ्वी की सतह पर पूछा है, तो 6 से क्या करना है,
गुणा करना है। 6 से क्या करना है? गुणा करना है। ये आपको विशेष तौर से बात समझनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर कितना है? 60 न्यूटन है। क्या भाई? 60 न्यूटन है। क्या है? 60 न्यूटन है। और किस पे पूछा है? पृथ्वी सतह पर। तो क्या करोगे? 6 से गुणा करूंगा सर। 6 से क्या करोगे? गुणा। तो 60 × 6 कितना जो है? 360 न्यूटन हो जाएगा। आ गई भाई बात समझ में? क्या आप गलती क्या करोगे? प्रश्न आया ऐसा, फटाक से 6 का भाग लगाओगे और ऑप्शन में क्या भर दोगे? ऑप्शन भर दोगे 10 न्यूटन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, उसके बाद उत्तर भरना है। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 360 न्यूटन होगा। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। हाँ, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी व्हेन मूविंग फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। फर्स्ट विकल्प है आपके सामने, घटता है, डिक्रीज होता है। बी ऑप्शन है बढ़ता, इंक्रीज होता है। सी है अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। और डी है शून्य हो जाएगा, विल बी 0। मेरे को बताओ, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या परिवर्तन होगा? आराम से समझना। ये आपकी पृथ्वी है, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार। ये इसके क्या है? ये इसके ध्रुव है। और ये इसकी क्या है? ये इसकी विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है भाई। हाँ, अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? और 4 ऑप्शन आपके सामने है, घटता, बढ़ता, अपर, शून्य। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही करने हैं तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फौजी भैयों, आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। बिना कंसेप्ट से आप सवाल नहीं कर पाओगे। हल्का सा सवाल घूम गया तो आपकी जो रट्टाफिकेशन है वो धरी की धरी रह जाएगी और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट सीखना है तो इस प्रकार पढ़े साथियों। ठीक है, हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, जब हमने गुरुत्वीय त्वरण जी पढ़ा था, वहाँ पे जी का फॉर्मूला पढ़ा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये सर दूरी है। क्या है? दूरी है। वैसे तो पृथ्वी की त्रिज्या है, ग्रह की त्रिज्या, लेकिन है तो दूरी। अब मेरे को जी और दूरी के मध्य रिलेशन बताओ। मेरे को जी और दूरी के मध्य रिलेशन बताओ, फटाफट बताओ। अरे भाई, रिलेशन निकालना मैंने सिखाया क्लास में। मैंने क्या बताया कि चीज़ों को जैसे आप देखोगे तो क्या होगा? अच्छा, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया भाई, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सही होने दो। अच्छा, अब सही हो गया। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ये जो बोट है थोड़ा हैक हो गया तो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, जैसे ये आपका जी है तो जी को देखो, इसको देखो। यदि चीज़ें तिरछी मिलती है तो कैसा संबंध? तो बताओ कैसा संबंध? क्वेश्चन कहाँ गया है? हाँ, यदि चीज़ें तिरछी मिलती तो कैसा संबंध बताओ भाई? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती संबंध। मतलब दूरी का जी के साथ संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। और जब संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है तो दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे की क्या होती? कट्टर दुश्मन होती। क्या होती है? कट्टर दुश्मन। अर्थात दूरी घटेगी तो ये उसका उल्टा चलेगा, जी बढ़ेगा। यदि दूरी बढ़ेगी तो जी घटेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट आता तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो बताओ भाई, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, बताओ फटाफट बताओ, दूरी घटी या बढ़ी? सर दूरी बढ़ रही है, और जब दूरी बढ़ती है तो जी घटता है।
ठीक है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दूरी बढ़ने के कारण जी घटता है। सही उत्तर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, घटता है। सर हमें एक और क्वेश्चन करवा दो। सर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी करवा दो। अभी करवा देते हैं भैया। बताओ बताओ, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ जाओ तो बताओ क्या होगा? सर दूरी घट रही है, सर दूरी घट रही है। दूरी कम हुई कि नहीं? देखो ना आप, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो दूरी घट रही है। दूरी घटेगी तो जी बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? तो कोई इसका उल्टा पूछे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी घटने का जी बढ़ता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए तैयार भाई, दोनों क्वेश्चन क्या हो गए? तैयार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपकेंद्रीय बल का सूत्र है द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। फर्स्ट विकल्प आपके सामने है भाई, क्या है? फर्स्ट विकल्प आपके सामने है mv² अपॉन आर। सेकेंड है आपके सामने 1/2 mv², थर्ड है mgh और डी है mv। तो मेरे को बताओ, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि जो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल है वो परिणाम में होते हैं समान, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत। और उनका सूत्र होता है एक आपके mv² अपॉन आर। ठीक है, जहाँ पे m क्या है? m आपके द्रव्यमान है, v क्या है? वस्तु का वेग है, r क्या? वर्तकार पथ की त्रिज्या है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। सर जो दूसरे ऑप्शन है ये किन के फॉर्मूले है? तो देखो भाई 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। किसका है भाई? गतिज ऊर्जा का सूत्र है, जिसे अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसको अपन के ई या ई के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा mgh क्या है भाई? mgh है वो आपके स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, और इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ईपी। क्या लिखते हैं? ईपी। ठीक है, या ईपी लिख दो या पी लिख दो। ठीक है, ईपी। mv क्या है? सर mv है संवेग का सूत्र। किसका भाई? संवेग। p का सूत्र है, p बराबर क्या होता है? mv। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारी की सारी कहानी आपको याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लेन वेग का मान होता है द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी हिज। फर्स्ट विकल्प है भाई, फर्स्ट विकल्प है 11.2 मीटर पर सेकेंड, बी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है प्लेन वेग का वैल्यू, स्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग का वैल्यू। बताओ भाई क्या होगा? तो प्लेन वेग का जो वैल्यू है वो होता है आपके सामने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सही उत्तर कौन सा जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा आपके बी ऑप्शन। गलती से भी पहला मत बढ़ना, गलती से भी पहला मत बढ़ना, जल्दबाजी मत करना भाई। मात्रक देख लेना, मात्रक देख लेना। ठीक है, तो मात्रक देख लेना, तो मात्रक होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। आ गई बात समझ में भाई? आ गई भाई बात समझ में? तो प्लेन वेग क्या होता है? यदि अपन किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंके और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः धरती पर ना लौटे, तो उस वेग को अपन क्या कहते हैं? प्लेन वेग कहते हैं। प्लेन वेग एक प्रकार की अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो सर मेरे को बताओ, मेरे को बताओ इसमें वेग क्यों आ रहा? अरे भाई हम इसको आदतन वेग कह रहे हैं, एक आदत पड़ गई। प्लेन वेग, प्लेन वेग रियल में ये एक प्रकार की चाल है, स्पीड है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अपन अन्य विकल्प की बात करते हैं। ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये आपके गुरुत्वाकर्षण जी का पृथ्वी सतह पर मान है, गुरुत्वाकर्षण जी का पृथ्वी सतह पर मान है। और जो 8.1 किलोमीटर है ये आपके पृथ्वी का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिसे अपन वीओ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? बताओ किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो अपनी कक्षा से प्लान कर जाएगा? भाई व्हाट परसेंटेज शुड दी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट बी इंक्रीज सो दैट स्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट? फर्स्ट विकल्प है 41%, सेकेंड है 50%, डी है 25%, सी 25%, डी है 14%। बताओ भाई फटाफट बता दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो देखना
जो आपके प्लेन वेग v है और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मध्य जो रिलेशन है वो ये होता है। ठीक है, आपका जो प्लेन वेग है स्केप वेलोसिटी v और जो आपका कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मध्य रिलेशन क्या होता है कि जो प्लेन वेग है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक है, हाँ, अब √2 को अपन क्या लिखते हैं, √2 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ जा सकता है, कितना गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए कक्षीय वेग को कि वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ जाएगा, अपनी कक्षा से प्लान कर जाएगा, तो उत्तर क्या मिलता है, √2 गुना। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा है वो प्रतिशत के रूप में पूछा है, √2 का वैल्यू हो जाएगा आपके 1.41 और आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100। मेरे को बताओ कितना परसेंट बढ़ गया, 41%। कितना बढ़ गया, 41%। तो सही उत्तर कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि भार का ऐसे ही मात्रक है, द यूनिट ऑफ वेट इज, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा भाई। बताओ किलोग्राम केजी, दूसरा न्यूटन, सी है पास्कल और डी है बार। तो मेरे को बताओ भाई भार का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, भार का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा भाई, न्यूटन। किलोग्राम किसका है, सर किलोग्राम द्रव्यमान का है। ठीक है, और पास्कल किसका है, पास्कल आपके दाब का है। ठीक है, बार क्या है, दाब का नियम मात्रक है। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी कहानी अब आपको समझ में आने लग गई कि अपन को कैसे पढ़ाई करनी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उस लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार किस प्रकार परिवर्तित होगा। फर्स्ट है इफ एनी, ठीक है, एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एक्सलेशन ए, देन हाउ विल द वेट ऑफ द पर्सन इन दैट एलिवेटर चेंज। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा है कि कोई लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है, ठीक है, ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उसके अंदर जो स्थित व्यक्ति का भार वो किस प्रकार परिवर्तित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बढ़ जाएगा विल इंक्रीज, सेकंड घट जाएगा विल डिक्रीज, सी अपरिवर्तित रहेगा द कंडीशन विल रिमेन अनचेंज्ड, और डी शून्य हो जाएगा विल बिकम 0। तो बताओ भाई, फटाफट बता दो। लिफ्ट हमने क्लास में पढ़ा है, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने बताए हैं। अब आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, बताओ भाई क्या होगा। तो मैंने वहाँ पे बताया था यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए, ए त्वरण से ऊपर जाए तो वेट भी ऊपर जाएगा। ट्रिक बताई कि नहीं बताई, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए तो वेट भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताई कि नहीं बताई, फटाफट बता दो। वेट भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। वेट का मतलब भार और ऊपर जाने का मतलब बढ़ जाएगा। इसका मतलब सही उत्तर कौन सा होगा, फटाफट बता दो। तो सही उत्तर है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये लिफ्ट नीचे आती तो उत्तर क्या होता, फटाफट बता दो। तो वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आए तो वेट भी नीचे आएगा, नीचे आए तो वेट भी क्या आएगा, नीचे आएगा। तो वहाँ पे नीचे मतलब घट जाएगा, तो वहाँ पे भार घट जाता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है तो वेट घट जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी समझ में आनी चाहिए। हाँ, लिफ्ट को भाई अलग से अपन पढ़ सकते हैं एक सेपरेट क्लास में। तो आने वाले टाइम में अपन इसकी सेपरेट क्लासें आपके चैनल पर रखेंगे। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध ऐसे ही मात्रक क्या है, द ऐसे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, फर्स्ट विकल्प है ओम। फर्स्ट विकल्प क्या है भाई, ओम है। सेकेंड है ओम इंटू मीटर, सी है महो और डी है महो इंटू मीटर इनवर्स। बताओ भाई, आपको विशिष्ट प्रतिरोध रो का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का फॉर्मूला पूछा है। रो का सूत्र इस प्रकार होता है। ठीक है, प्रतिरोध का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर मर जाएगा और क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। अगली बात ओम इंटू मीटर। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर कौन सा होगा भाई, बी होगा। ठीक है, बताओ ओम किसका मात्रक है, तो ओम सर प्रतिरोध का मात्रक। ओम किसका है, ओम सर प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है, प्रतिरोध का सही मात्रक है। मोह किसका, सर प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, उसका मात्रक है। ठीक है, हाँ,
मो इंटू मीटर इनवर्स किसका है सर, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता सिग्मा, उसका मात्रक है। तो चारों चीज़ें साथ में पढ़नी भाई, आराम से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो पिछली जो भर्तियाँ हुई है, जो उनका मॉडल पेपर है या जो पिछली भर्तियाँ, उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है फटाफट बताओ। पूछा गया है भाई आपके कि एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दी सेम डायरेक्शन कॉल्ड। फर्स्ट विकल्प है वेग वेलोसिटी। फर्स्ट विकल्प क्या है आपके, वेग वेलोसिटी है। आगे बात समझे। दूसरा त्वरण एक्सेलरेशन, और आपके अगला विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और अगला इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति, पहली वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, फिर एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति क्या हो गई यहाँ पे। बताओ एक ही दिशा में क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है भाई, विस्थापन। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। सही उत्तर कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट सी होगा। ठीक है, हाँ, वेग नहीं होगा भाई, वेग होता है आपके विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वो स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वेग। विस्थापन में परिवर्तन, अगर विस्थापन में समय का भाग लगाए ना तो क्या होगा, वेग होगा। अगली बात समझ में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़े। आगे की क्लासों में हम और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज लाने का प्रयास करेंगे। और साथ में जब आपका जो आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम है 22 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उस समय तक अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के खूब सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या ऐसे प्रश्न जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो लगातार आप विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर जो आपने सपना देखा होगा इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, वो आपका सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।